सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालय। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम आज पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपका सिविक्स का दूसरा चैप्टर है। ये नोट सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे तुम समझ लो कि अभी के लिए कि ये पावर शेयरिंग वगैरह के बारे में तुम कुछ पढ़ने जा रहे हो इस चैप्टर में, कैसे पावर शेयर होता है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं, वो तुम पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले तुम समझो कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो होगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा और एक रीजनल गवर्नमेंट होगा, और पावर दोनों में डिवाइडेड होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ अपना पावर होगा, रीजनल अथॉरिटी के पास भी कुछ अपना पावर होगा। और सारे लोग, जो भी लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि इसमें जो अरेंजमेंट है, मान लो एक गवर्नमेंट, फिर दूसरा गवर्नमेंट, फिर तीसरा गवर्नमेंट, फिर चौथा गवर्नमेंट, तो इस लेवल को, ये वाला लेवल को, मतलब इस लेवल को इस वाले लेवल से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर इस वाले लेवल को भी किसी से लेना देना नहीं है, फिर इस वाले लेवल को भी, मतलब सारे लेवल आपस में इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो रीजनल गवर्नमेंट हो, कोई भी किसी के फंक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी किसी के फंक्शन को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। दोनों लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है सर? कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोटेक्ट करता है। ऐसा लॉ ही बनाया गया है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कामों में हाथ डाल सकता है, या ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में मतलब कामों में हाथ डाल सकता है। समझ में आया? जैसे तुमको याद है, अभी पिछला चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, बेल्जियम वाला। बेल्जियम क्या था? यूनिटरी गवर्नमेंट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको लगा कि अगर भी यूनिटरी गवर्नमेंट रखते हैं, एक जैसा एक गवर्नमेंट रखते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? एक ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास एक आदमी राजा होगा, बाकी सब लोग सुनेंगे उसका बात। मतलब कि अगर हम पीएम हैं तो हम ही पीएम हैं, बाकी सब लोग सबऑर्डिनेट है, उनका बात नहीं सुना जाएगा। मेरा ही डिसीजन शासन होगा। बात समझ में आ रहा है? वचन ही मेरा शासन है, वैसा वाला बात समझ में आया? तो यूनिटरी गवर्नमेंट उसके पास चलता था बेल्जियम में। बाद में क्या होगा? बाद में हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा उनको। 1993 तक तुम देखोगे कि 3 बार या 4 बार अमेंडमेंट कराया था लगभग उन लोग। बात समझ में आ रहा है? तो ये है रीजनल गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। श्रीलंका का देखते हैं, तो श्रीलंका यूनिटरी गवर्नमेंट पहले था, जिसकी वजह से याद है कितना मारामारी हुआ, और इतना मारामारी हुआ कि वहां पे सिविल वॉर हो गया था, है ना? अभी पिछला चैप्टर पढ़े हो तो सिविल वॉर हो गया था। क्योंकि अब हुआ क्या था, क्योंकि श्रीलंका सारा का सारा पावर अपने हाथ में रखना चाहता था, इसी वजह से ये सारा खेल हुआ था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब ये हम समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट, एक पावर शेयरिंग मतलब फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या करता है, इसमें अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और सारे गवर्नमेंट के पास अपना अपना कुछ ना कुछ पावर होता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट कौन होता है? एक आदमी होगा और उसी के पास सारा का सारा पावर होता है, तो वो हो गया यूनिटरी गवर्नमेंट। बात समझ में आ रहा है यहां तक? यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब अकेला सारा पावर है उसके पास। और उसके बाद से बात करते हैं किसके बारे में, कि फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है अलग अलग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट। अब जैसे तुम्हारे यहाँ देख लो, इंडिया में पीएम है, फिर सीएम है, फिर रीजनल गवर्नमेंट में एमएलए या एमपी आ गया तुम्हारा। ये बात है, समझ में आया? की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, पूछा जा सकता है। ध्यान से देखेंगे फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है, कैसे पता चलता है कि कोई चीज फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म में तुम हमेशा देखोगे, या तो तुमको गवर्नमेंट दो लेवल दिखेगा, गवर्नमेंट का दो लेवल दिखेगा, या दो से ज्यादा भी हो सकता है। गवर्नमेंट का क्या हो सकता है सर? फेडरलिज्म में दो लेवल हो सकता है, या दो से ज्यादा लेवल भी हो सकता है। हमारे यहां देखोगे इंडिया में तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर मिलता है तुमको नीचे थर्ड टियर भी बनाया गया था बाद में हमारे यहाँ, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी और पंचायत सभा, पंचायती राज है। आ रहा है समझ में? वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? हर एक लेवल का अपना ज्यूडिकेशन होता है। हर एक लेवल का क्या होता है? अपना ज्यूडिकेशन होता है, अपने हिसाब से वो चलेगा, उसको लॉ उसके लिए बनाए गए हैं, उसी हिसाब से वो काम करेगा। अपना ज्यूडिकेशन होता है, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन तीनों चीजों को वो लोग खुद संभालते हैं। हर लेवल के पास अपना अपना लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ वगैरह बनाने का तरीका है, टैक्सेशन मतलब टैक्स वसूलने का तरीका है, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका है। तो वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? उनको कोई, इसीलिए तीनों का अलग अलग रखा गया है ताकि कोई किसी पे कंट्रोल ना कर सके। जब मेरे पास सारा होगा, हर एक जरूरी चीज मेरे पास होगा, तो हम किसी से भीख नहीं मांगने जाएंगे, मतलब किसी से बोलेंगे नहीं कि दे दो। और जब हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे तो मेरे पे कंट्रोल भी नहीं चला सकता है। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इन तीनों को लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग करके दे दिया गया है। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि डिफरेंट लेवल पे जो भी लोग हैं
उनको किसी भी तरीके से किसी का जरूरत ना पड़े, वो अकेले उसी लेवल पे काफी हैं, अपने लिए वो काफी हैं। समझ में आया? तो जब भी उनको कोई चेंज करने का मन करेगा वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे, जब भी उनको कुछ करने का मन करेगा अपने हिसाब से कर सकते हैं, उनको किसी का जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजन का बात करते हैं तो देखो, अगर फंडामेंटल प्रोविजन जो है जैसे कि ह्यूमन राइट्स वगैरह हो गया, तुम्हारा राइट्स हो गया, जो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा सरकार हो, काहे नहीं पीएम मोदी आ जाए, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर आ जाए, तो सेंट्रल मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, राइट टू एजुकेशन वगैरह जो तुम पढ़े थे, तो फंडामेंटल राइट्स वगैरह को कोई तुम्हारा चेंज नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा गवर्नमेंट हो, चाहे कितना भी नीचा गवर्नमेंट हो। तो बड़ा या छोटा गवर्नमेंट भी तुम्हारा कभी भी राइट्स तो नहीं छीन सकता। तो फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं चेंज कर सकता है, पहला बात। दूसरा बात, कोर्ट जो होता है, अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है, अगर अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता है, अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट मतलब सर झगड़ा हो गया, तो इसको कौन सॉल्व करेगा? ज्यूडिकेशन। ज्यूडिकेशन मतलब कोर्ट। कौन सॉल्व करेगा इसको? कोर्ट सॉल्व करेगा। आया समझ में? तो कोर्ट इसमें आता है, कोर्ट सॉल्व करने के लिए आता है, दोनों में अगर कोई भी झगड़ा होता है तो हर लेवल जो है उसके पास अपना रेवेन्यू का सोर्स है, पैसा कमाने का अपना सोर्स है। रेवेन्यू मतलब कि कर्ज बोल रहा है, कर वो अपने से लेता है, तो उसके मतलब उसको पैसा अपने से आ रहा है ना। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है। ये क्या देता है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है, उसका अपना पैसा खुद से मिल रहा है। जैसे हम स्टेट चला रहे हैं तो स्टेट का जितना भी वो होगा, टैक्स आएगा, उसको रेवेन्यू भी बोल सकते हो, तो टैक्स आएगा वो हम रखेंगे और उसमें से हमको जितना जरूरत है हम रख लेंगे, बाकी का ट्रांसफर कर देंगे गवर्नमेंट को। बात समझ में आ रहा है? इससे हमको किसी को पैसा मांगने नहीं जाना है, तो हम ऑटोनॉमी में जी रहे हैं ना, हमको किसी का जरूरत नहीं है, तो हम जो डिसीजन चाहे ले सकते हैं। आया समझ में? इसीलिए हर एक लेवल का अपना रेवेन्यू सोर्स होता है और इसीलिए सब लोग क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में जी रहे हैं। ठीक है। फेडरलिज्म का एम क्या है सर? फेडरलिज्म चाहता क्या है? क्यों है फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म सबसे पहले नेशनल यूनिटी बनाता है ना, देश में यूनिटी बनाता है। देखो, पहले के लोगों का मानना था कि अगर पावर शेयर कर दिया जाएगा, अगर पावर अलग अलग लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा, तो इससे डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा डेमोक्रेसी और ज्यादा यूनाइट हो गया, और ज्यादा लोग अच्छा फील करने लगे डेमोक्रेसी के अंदर। तो फेडरलिज्म की वजह से क्या हुआ? नेशनल यूनिटी बढ़ा। दूसरा बात, रीजनल डाइवर्सिटी भी जो था उसके हिसाब से एकोमोडेट कर पाए। तुम सोचो, एक ही राजा होता, सिर्फ एक आदमी होता जो पूरा भारत को चला रहा होता, तो वो संभाल पाता भारत को? नहीं संभाल पाता। बताते कैसे? अब देखो, मान लो कि पीएम मोदी है, वो हिंदी को इज्जत देते हैं, जबकि तमिल, तेलुगु और कर्नाटक वाले को तो इज्जत देंगे ही नहीं। तो वो लोग को क्या लगेगा? एलियनेटेड फील होगा, और एलियनेटेड फील होगा जैसे श्रीलंका में तमिल वाले लोगों को हुआ था, तो वैसा फील होगा। अगर वैसा होता है तो क्या बोलेंगे वो लोग? हमारे भाषा को भी वो करो, नेशनल लैंग्वेज बनाओ, या रीजनल क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, और उसके चक्कर में फिर झगड़ा वगड़ा भी हो सकता है ना। या फिर वो बोल सकते हैं कि हमारा अलग देश बना दो, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। बात समझ रहे हो? अब वहीं पे उनको अपना नेता भी दे दिया गया है, तो उससे क्या होता है? अपने नेता से कनेक्टेड फील करते हैं, और उनका नेता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड फील करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इससे अपने लोग, स्टेट के लोग कनेक्टेड फील करते हैं। तो स्टेट के लोग स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ गए, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से पूरा का पूरा देश बंधा हुआ है। बात समझ रहे हो? तो सारा देश कैसे बांधेंगे? अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट है, उस वाले स्टेट गवर्नमेंट से उसके स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, और सारा स्टेट गवर्नमेंट किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट असली में सबको कंट्रोल कर पा रहा है आसानी से, बहुत ही इजीली सबको कंट्रोल भी कर पा रहा है, सबको मैनेज भी कर पा रहा है, सबका प्रॉब्लम भी समझ पा रहा है। क्योंकि भले सेंट्रल गवर्नमेंट सबका प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा हो, क्योंकि तुम एक जगह से आए हो। बताओ, अगर हम बिहार से हैं तो हम बिहारी लोगों का प्रॉब्लम तो बहुत अच्छा समझ लेंगे, क्योंकि वो हम देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन हमको तुम कहो कि राजस्थान का प्रॉब्लम समझो, तो हम तो बोलेंगे भाई पानी कहाँ कमी होता है कहीं, जबकि वहां पे पानी का कमी है। बात समझ रहे हो? तो ये बात है। अगर कोई हमसे, अगर कोई बिहार, अगर कोई वहां का है, हैदराबाद का है, तो हैदराबाद वाला तो बोलेगा कि नहीं पढ़ाई लिखाई तो अच्छा है। केरला का अगर आदमी वो बोलेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई में कहाँ कोई कमजोर होता है, फिजिक्स में कहाँ कोई कमजोर होता है। यहाँ देखो बिहार में फिजिक्स में सब कमजोर है, बिहार का देखो तो मैथ में सब तेज है, और बाकी सब सब्जेक्ट में कमजोर है बेचारा सब। तो ये समझो कि हर एक रीजन का अपना एक पावर होता है और अपना एक वीकनेस होता है। तो वो पावर तुम ना समझ रहे हो, बाकी लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो तुम्हारे लिए ऐसा लोग चाहिए जो तुमको समझे, तुम्हारा बात समझे, तब होगा काम। बात समझ में आ रहा है? तो फेडरलिज्म जब हुआ तो अलग अलग गवर्नमेंट बना, और अलग अलग लोग गवर्नमेंट से अलग अलग लोग आसानी से कनेक्ट कर पा रहे थे। इसीलिए क्या हुआ? अल्टीमेटली और भी ज्यादा डेमोक्रेसी क्या हो गया? स्ट्रेंथ हुआ।
स्ट्रेंथ हुआ मतलब मजबूत हुआ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम। देखो, दो फेडरल सिस्टम होता है। पहला फेडरल सिस्टम होता है कमिंग टुगेदर, इसमें अलग अलग देश आते हैं और फेडरेशन बनाते हैं। बात समझ में आया? और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर, इसमें अलग अलग स्टेट्स वगैरह को पकड़ के एक देश बनाया जाता है। बात समझ में आया? तो कमिंग टुगेदर का क्या मतलब होता है? इसमें सब लोग इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो सब इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं और खुद से आते हैं। वॉलंटरी मतलब खुद से आते हैं और वो जुड़ते हैं और एक क्या बनाते हैं? फेडरेशन बनाते हैं। वैसे लोगों को बोला जाता है कमिंग टुगेदर, वो खुद से आए हैं। कमिंग टुगेदर में कमिंग मतलब खुद से आ रहा है ना, वो वॉलंटरीली आ रहा है, खुद से आएगा, जुड़ेगा तुमसे। जैसे कि देखो, जैसे कि इसमें क्या होता है, अच्छा कोई भी इसमें जो स्टेट आया है जुड़ने के लिए, उस सब के पास पावर कैसा है? बराबर पावर है। कैसा पावर है सर? बराबर पावर है। किसी का पावर कम या ज्यादा नहीं होगा। तुम ऐसे समझो कि ये अलग अलग देश था, पहले अलग अलग ये देश था, ठीक। अब ये सब देश मिल गया, सब देश आपस में मिलकर एक देश बना दिया। तो ये मिल गया आपस में, ये मिल गया आपस में, आपस में मिल गया सब आपस में, और आपस में मिलकर एक देश बना दिया। तो ये कमिंग टुगेदर है, ये खुद से आके देश बनाया है, ये खुद से आके देश बनाया ना, तो ये कमिंग टुगेदर हो गया। आया समझ? लेकिन अगर ऐसा होता है, ये इसका एग्जांपल क्या है सर? कमिंग टुगेदर का एग्जांपल याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया याद रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या है, अब ध्यान से सुनना कि क्या है। हाँ, अब आ जाता है होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? इंडिया है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या करते हैं? हम लोग एक बड़ा सा देश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसमें सब अपना अपना देश था, ये भी अपना आपस में अपने आप में देश है, ये 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 अपने आप में देश है, और सब लोग आपस में मिलकर साथ रह रहे हैं, एक अलग देश बनाकर, फेडरेशन बनाकर। बात समझ में आ रहा है? इंडिया का देखो, इंडिया जैसे कंट्री, मतलब कोई भी ऐसा कंट्री जो एक लार्ज कंट्री है, तो उसको क्या किया जाता है? पावर को बांट दिया जाता है अलग अलग लेवल पे। किस पे? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट पे बांट दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में 29 स्टेट है, तो सबको क्या कर दिया जाएगा? सबको। ये हो गया देश का सेंट्रल मिनिस्टर, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये अलग अलग स्टेट्स हो गया, ये क्या हो गया? अलग अलग स्टेट्स हो गया। तो सबको हम जोड़ लेंगे और सबको हर एक स्टेट का एक क्या बना देंगे? स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सबका अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के क्या बना देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को संभाल रहा है, और सारा स्टेट इसी की वजह से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक देश बन गया। और इसी तरीके का देश इंडिया है, तो 29 गो स्टेट है, सबका अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट है, सीएम, चीफ मिनिस्टर। और ये सारे जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं किससे? सरकार से। समझ में बात आ रहा है? किससे जुड़े हुए हैं सर? सरकार से जुड़े हुए हैं। आया समझ में? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है इसमें ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें क्या था सर? कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। कमिंग टुगेदर में कोई भी पावरफुल था नहीं, सबके पास इक्वल पावर था। कैसा पावर था सर? इक्वल पावर था। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होता है, मोदी जी सबसे पावरफुल है, बाकी लोग कम पावरफुल है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। कुछ स्टेट जो होते हैं उनको स्पेशल पावर भी दिया जाता है इसमें, जैसे कि हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं, 7 सिस्टर्स वगैरह को थोड़ा सा स्पेशल पावर दिया गया है ना। अभी झारखंड को ज्यादा स्पेशल पावर दिया गया है। तो बात ये समझो कि कुछ स्टेट्स हो सकते हैं ऐसे जिनको स्पेशल पावर दिया जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। तो कुछ स्टेट को दिया जाता है स्पेशल पावर। इसका एग्जांपल क्या क्या है सर? इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है ना। तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, होल्डिंग टुगेदर को ऐसे याद रखना, एसबीआई। एसबीआई क्या है? एसबीआई है। होल्डिंग टुगेदर क्या है? एसबीआई है। एसबीआई वाले लोग पकड़ पकड़ के करते हैं ना, पकड़ना मतलब होल्डिंग हो गया। तो होल्डिंग टुगेदर पकड़ पकड़ के तुम्हारा LIC बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, है ना, ऐसे समझ लो। तो एसबीआई बैंक, एस से क्या है? स्पेन है। स्विट्जरलैंड नहीं बोल दोगे ना तो गलत हो जाएगा, समझ लेना। स्पेन बोलना है। क्या बोलना है? स्पेन। तो एस से स्पेन, बी से आ गया बेल्जियम, और बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। तो स्पेन, बेल्जियम, इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया जो है ये कमिंग टुगेदर है। आया समझ में? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के जाओगे तो काम बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री? अब तुम बताओ, इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री है कि नहीं है? इंडिया फेडरल कंट्री है, तो इंडिया फेडरल कंट्री तो देखते कैसे फेडरल है, और नहीं है तो फिर कैसे नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फेडरल इंडिया समझते हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया असली में है क्या? देखो, इंडिया देश नहीं है। नहीं समझे? सुनो, देश है वो नहीं बोल रहे हैं हम, क्या कहना चाहते हैं ध्यान से समझो। इंडिया अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है, तो अलग अलग स्टेट को मिलाने का मतलब यूनियन मतलब मिलाना। तो अलग अलग स्टेट को जब मिलाया गया है तो एक देश बना है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिया। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है सर?
यूनियन ऑफ स्टेट है। ये फेडरल प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब ये फेडरलिज्म यहाँ पे चलता है। आया समझ में? फेडरल है इसका मतलब क्या है कि अलग अलग देश के लोगों को अलग अलग पावर दिया गया होगा। अच्छा, कई ऐसे स्टेट है जिनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता है, मतलब उन पे इंडिया का अधिकार नहीं है, फिर भी वो इंडिया के साथ रहते हैं। आया समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरेशन को बोलता है, अभी तक इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं माना जाता है। समझ में आया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो वो उसमें कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को अगर तुम चेक करोगे ना तो फेडरेशन चेक करोगे, क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन कहीं लिखा हुआ है? तो नहीं लिखा हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन या फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ लेकिन और सब चीज है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में है, फेडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इंडिया का फेडरल कंट्री है। हाँ है, देखो ध्यान से, 3 टियर सिस्टम है हमारे यहाँ। क्या है? 3 टियर सिस्टम है। देखो पहला सिस्टम क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। पहला में क्या होता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। दूसरा में क्या होता है सर? स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो 3 टियर कैसे बता रहे हैं? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या होता है सर? लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा सर? या तो पंचायती राज हो जाएगा या तो म्युनिसिपैलिटी हो जाएगा। मतलब 3 सिस्टम समझ रहे हो? 3 क्या क्या है, ध्यान से सुन। पहला क्या बोले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा क्या बोले हैं? स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है? लोकल गवर्नमेंट। अब 3 लेवल तुमको दिखा ना साफ साफ, एक लेवल हुआ ये, दूसरा लेवल ये, और तीसरा लेवल ये हुआ। आया समझ में? तो 3 लेवल तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में 2 याद रखोगे, या तो पंचायती राज भी हो सकता है, अगर गांव है तो पंचायती राज, और शहर है तो म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये चलता है। ठीक है, ये बाद में जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था ना, तब ऐड किया गया था 3rd टियर को। ये तीसरा टियर है, पहले नहीं था, जब बना था देश तब नहीं था। बाद में जब डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर का, तो तीसरा गवर्नमेंट भी बना था हमारे यहाँ। अब क्या है, पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है? सुनो, पावर को असली में 3 लिस्ट में बना के डिवाइड किया गया है। क्या मेन तुम 2 लिस्ट, 3 लिस्ट नहीं, 4 लिस्ट समझो, 4 लिस्ट बनाया गया है। 4 लिस्ट में क्या क्या होता है? एक होता है यूनियन लिस्ट। क्या होता है? यूनियन लिस्ट। ये किसके लिए होता है सर? नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब क्या है, जो देश के हित में है उसमें यूनियन लिस्ट में है। कौन है? जो पूरे देश को फायदा पहुंचा सकता है, जो पूरे देश के लिए अच्छा है, उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया। यूनियन मतलब पूरा देश वाला बात हो गया, है ना? तो इसमें क्या होता है, इस पे खाली डिसीजन कौन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे कौन डिसीजन ले सकता है? खाली सेंट्रल गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? उसके लिए कोई भी लॉ बनाने हुआ, कोई भी डिसीजन लेना हुआ तो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। जैसे कि डिफेंस हो गया, डिफेंस किसके हाथ में है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। डिफेंस किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। उसके अलावा फॉरेन अफेयर उसी के हाथ में रहेगा, बैंकिंग उसी के हाथ में रहेगा, कम्युनिकेशन उसी के हाथ में रहेगा, है ना, और करेंसी उसी के हाथ में रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो चीज को पूरा देश यूज कर रहा है ना, उसको हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट में डाल देंगे। उसको कहां डाल देंगे हम लोग? यूनियन लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, अब आ जाता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होता है सर? ये स्टेट लिस्ट जो होता है वो जरूरी होता है वहां के लोकल लोगों के लिए। कहां के लोकल लोगों के लिए? जो स्टेट में रह रहे हैं उस लोकल लोगों के लिए क्या जरूरत होता है? किसका जरूरत होता है? स्टेट लिस्ट का जरूरत होता है। अब स्टेट लिस्ट कौन होता है? देखो ध्यान से, स्टेट लिस्ट का क्या मतलब है? स्टेट लिस्ट में वो चीजें आएंगी जैसे कि पुलिस हो गया। पुलिस क्या हो, हर स्टेट का अपना अलग अलग पुलिस होता है। उसके बाद ट्रेड, व्यापार भी अपना अलग अलग लोग करते हैं। एग्रीकल्चर, खेती को लिए अपना देखेंगे। इरिगेशन, तो ये इनका मैटर है। ये किसका मैटर है? स्टेट का मैटर है। इसमें कोई भी तरीके से अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हाथ लगाने का लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी हाथ नहीं लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे के हाथ में इसमें हाथ नहीं लगा सकते। एक ऐसा लिस्ट हुआ है जिसमें दोनों हाथ लगा सकते हैं। ये ऐसा चीज है जो देश के लिए भी अच्छा है, स्टेट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब दोनों के लिए है। कॉन्करेंट का मतलब दोनों के लिए है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन तो स्टेट के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, तो एजुकेशन में दोनों हाथ डाल सकते हैं। और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन अगर बनाना है तो दोनों के लिए जरूरी है। मैरिज, एडॉप्शन, ये सब चीजें जो हैं दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं। किस पे सर? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन। याद रखना, पूछेगा तो फिर मुंह खुल जाएगा वहीं पे, समझ लेना। इफ देयर इज ए कंफ्लिक्ट, अगर मान लो कंफ्लिक्ट होता है किसी मैटर पे, अगर कंफ्लिक्ट होता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ है वही माना जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाता है, कंकरेंट लिस्ट है, उसमें मान लो कोई कंफ्लिक्ट हो गया, कोई तो बात में इन लोग का बात टकरा गया, तो किसका बात मानेंगे सर? यूनियन गवर्नमेंट का। किसका बात मानेंगे सर? यूनियन गवर्नमेंट का मानेंगे। समझ में आया? अब आ जाता है लास्ट
रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या है सर? अब बताओ, जब लॉ बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था देश का, तब सब चीज तो नहीं होगा। जैसे कि अभी तुम देखो, मोबाइल आ गया, फोन आ गया, ये सब तो उस समय नहीं था। उस समय के लोग तुम्हारे जैसे लेक्चर देखते होंगे? नहीं देखते होंगे। फिर कहने का क्या मतलब है कि उस समय बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा था जो कि जिस पे ध्यान दिया ही नहीं गया था, तो वो तो बच गया सर। उस पर कौन लेगा एक्शन? जैसे मोबाइल का लेके हो गया, साइबर क्राइम लेके हो गया। साइबर क्राइम पहले होता ही नहीं था क्योंकि मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, अब सब आ गया है। तो कहने का मतलब है कि जब लॉ बनाया जा रहा था, बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको छोड़ दिया गया था या जो छूट गया था। छूट इसलिए नहीं गया था कि वो लोग ध्यान नहीं दिए थे, छूट इसलिए गया था क्योंकि उस समय उसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो जो चीजों का इन्वेंशन नहीं हुआ है उसका तुम लॉ कैसे बना दोगे? तो वो अब इन्वेंट हुआ है ना, तो उस पे उसको क्या बोल देते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी मतलब रेसिडुअल मतलब होता है छूटा हुआ, तो रेसिड्यूरी मतलब छूटा हुआ सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट छूटा हुआ सर? जो भी सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, जैसे कि साइबर लॉ वगैरह हो गया, वो सब यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि इन पे लॉ बना सकता है। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे कौन पावर, रेसिड्यूरी गवर्नमेंट पे कौन नियम बना सकता है सर? यूनियन गवर्नमेंट। कौन लॉ बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। याद रहेगा 4 लिस्ट था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी और कॉन्करेंट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट था, कॉन्करेंट लिस्ट था। तो 3 लिस्ट एक्चुअली याद रखोगे, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, 3 को याद रखोगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। इंडिया का फेडरल बनाने में 3 पॉइंट तो तुम पढ़ लिए हो, चौथा पढ़ो। चौथा क्या है? स्पेशल स्टेट को बोले थे ना, कुछ स्टेट को दे दिया जाता है स्पेशल स्टेटस। जैसे तुम अपने यहाँ ही देख लो, आर्टिकल 371 जो था उसमें बहुत सारे स्टेट को बोला गया था कि वो स्पेशल स्टेटस रखते हैं। जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ये सारा जो देश है ना, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। क्या दिया गया है? स्पेशल स्टेटस दिया गया है ना। जैसे कि इन लोगों का पास क्या क्या स्टेटस है, जैसे कि यहाँ पे इनके लैंड पे राइट्स है इनका, कोई भी बाहर का इंसान जाके इन सब जगहों पे जमीन नहीं खरीद सकता है। ये जो इंडिजिनस लोग हैं, मतलब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का जमीन पर अधिकार है। बाकी लोग जमीन खरीदना भी चाहे तो खरीदने नहीं दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसमें क्या है? उनको पूरा राइट है कि उनके कल्चर को और उनके ट्रेडिशन को बचा के रखा जाए। ठीक है। और क्या है? गवर्नमेंट उनको प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट देता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट देने का बात आता है ना, तो इन लोगों को आगे रखा जाता है कि आपको पहले एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तब ये देशों के साथ, मतलब तब ये स्टेट साथ में है हमारे। आ रहा है समझ में बात? यूनियन टेरिटरीज का बात करते हैं। एक होता है यूनियन टेरिटरी, तुमको बताया गया था कि हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। और यूनियन टेरिटरीज का तुमको पता है, यूनियन टेरिटरी क्या होता है? बहुत छोटा सा रीजन होता है जिसको अगर स्टेट बना दिया जाएगा तो वो नहीं चल पाएगा, इसीलिए उसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये किसी स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं और इसको सीधा कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी को सीधा गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट चलाता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट नहीं है। स्टेट नहीं है तो सीएम भी नहीं होगा इसका, इसीलिए इसको सीधा कौन चलाता है सर? गवर्नमेंट चलाता है। कौन गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनियन टेरिटरी का नाम जैसे एग्जांपल लोगो तो दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और लक्षद्वीप हो गया। इसके अलावा भी और है, बहुत सारा है। समझ में आया? ये तो 3 ही एग्जांपल है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द फेडरेशन स्ट्रक्चर, कैसे बचाया जा सकता है फेडरल स्ट्रक्चर को। देखो, पावर शेयरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए पावर को शेयर कर दिया जाता है। कम से कम 2 लेवल पे तो करो, यूनियन और स्टेट लेवल पे पावर का कम से कम डिवीजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो। उसके अलावा बात यह है कि किसी भी चीज को अगर चेंज करना चाहता है, सिर्फ गवर्नमेंट चेंज करना चाहता है, यूनियन गवर्नमेंट, तो वो चेंज अकेले नहीं कर सकता है। या स्टेट गवर्नमेंट चेंज करना चाहता है तो वो भी अकेले चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए यूनिलेटरली चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो पार्लियामेंट में कुछ भी चेंज करना चाहते हो ना, तो यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता है। आपको वोट का जरूरत पड़ता है, 2/3 वोट का भी जरूरत पड़ता है, और अकेले चेंज करने का कोशिश भी करोगे तो चेंज नहीं होता है। इसमें 2/3 जो मेजोरिटी वोट चाहिए होता है आपको पार्लियामेंट हाउस में कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो। नियम क्या याद रखोगे? अगर तुमको पार्लियामेंट में कुछ भी चेंज करना है तो कितना वोट चाहिए? 2/3 वोट चाहिए, मेजोरिटी वोट। 2/3 मेजोरिटी वोट आपको चाहिए, तब आप कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेट भी राजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2/3 पार्लियामेंट में वोट लिए तो कहीं भी तुम चेंज कर दोगे, उसके बाद वो बात स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा मेरे यहाँ लगे तो लगेगा, नहीं लगाए तो नहीं लगेगा। एग्जांपल देते हैं तुमको, सुनो ध्यान से। मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कहना है कि मिड डे मील योजना लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोपहर में बच्चों को स्कूल में खाना खिलाया जाए, इससे बच्चे आने लगेंगे स्कूल में। तो ये पार्लियामेंट में 2/3 वोट इस बात को मिल गया और पार्लियामेंट में ये बात अप्रूव हो गया। अब ये आएगा मेरे पास बिहार में, तो बाकी सब स्टेट में भी जाएगा, लेकिन मेरे पास आएगा कि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ मिड डे मील लगे, तो मेरे यहाँ भी वोटिंग होगा। अगर मेरे यहाँ पास नहीं होता है, अगर ये चीज मेरे यहाँ पास नहीं होता है, तो फिर मेरे यहाँ नहीं लगेगा। तो सिर्फ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चेंज करने का कोई नियम, तो बेचारा चेंज
नहीं कर सकता है, सबका जरूरत पड़ता ही पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बात है कि सबसे पहला बात, कुछ भी तुम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए 2/3 वोट चाहिए। दूसरा क्या, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको अप्रूव करेगा तब जाके होगा। आया समझ में? यहां तक तो इजी है। ठीक है, रोल ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का सर इसमें क्या रोल है सर? जुडिशरी का रोल ये है कि कोर्ट हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, पावर का डिवीजन कर, ओवरसीज कर देते हैं पावर का डिवीजन को। बात समझ में आ रहा है? मतलब पावर को अगर मान लो किसी में कंफ्लिक्ट वगैरह होता है तो यही सुलझाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद से मान लो डिस्प्यूट वगैरह होता है तो कौन समझाता है, सुलझाता है, यही लोग सुलझाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक तो डिस्प्यूट सुलझाएगा, इनके पावर को भी ओवरसीज कर सकता है। आया समझ में? ठीक है। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पैसा का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों के पास टैक्स जनरेट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन, देखो दोनों का, देखो तुम दो जीएसटी भरते हो, जैसे 18% जीएसटी है ना, 18% जीएसटी तुम भरते हो, तो उसमें से जाता है 9% तुम्हारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसी में से 9% किसको चला जा रहा होगा, उसमें से 9% किसको चला जा रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अलग से मिल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी अलग से मिल रहा है। बात समझ रहे हो? तो जी 18% जीएसटी मतलब दोनों का 9% जा रहा है, तो तुम जो टैक्स भर रहे हो उसका आधा आधा दोनों के पास जा रहा है। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों के पास अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसीलिए ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में जीते हैं। किसी को किसी का जरूरत नहीं है, ना स्टेट वाले को सेंटर का जरूरत है, ना सेंटर वाले को स्टेट का जरूरत है, तो दोनों ऑटोनॉमी में जीते हैं। क्या ये सातों फीचर आपको क्लियर हो रहे हैं? सातों फीचर आप लिख पाएंगे, है ना? पूछेगा आपसे कि व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, तो ये सातों फीचर आप आसानी से चेप के आएंगे। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? अब देखो कि फेडरल सिस्टम जो है इंडिया में प्रैक्टिस तो किया जा रहा है सर, जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है इंडिया में फेडरल सिस्टम का? इंपॉर्टेंस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया सबसे पहले समझते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले सक्सेसफुल फेडरेशन है। अगर फेडरलिज्म चल रहा है इंडिया में तो सक्सेसफुल है। इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं होता तो इंडिया चल ही नहीं पाता, असंभव है चलाना इंडिया को। आ रहा है समझ में? तो वैसे समझो यार, इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे लोगों को एक साथ जुटा के रखना, एक साथ बात ही नहीं सुनेगा कोई। बात समझ रहे हो? वो बोलेगा कि हम अलग भाषा बोलते हैं, मेरा ट्रेडिशन अलग है, हमको अलग रख दो। फिर अगला बोलेगा मेरा भी ट्रेडिशन अलग है, मेरा भी भाषा अलग है। 5000 भाषा बोला जाता है इंडिया में, और लगभग ट्रेडिशन तो पूछो मत कितना है ना? तुम धर्म देखो, 6 गो धर्म है, इतना धर्म तो पूरा देश भर दुनिया भर में ना मिले। समझ में बात आ रहा है? तो मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी इतना है कि एक साथ रखना मुश्किल है सबको, इसीलिए फेडरल सिस्टम बनाया गया ताकि सबको अकेला, किसी को अकेला फील नहीं हो। पावर शेयरिंग हो जाएगा तो सबको लगेगा मेरे पास पावर है, तो सब लोग एक साथ रहना चाहेंगे उसके बाद। आया समझ में? तो इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है और डाइवर्सिटी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। और जब पावर डिवाइड कर देते हैं तो सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं किसी को नहीं लगता कि वो पिछड़े हुए हैं, वो छूट गए हैं, है ना, डिवाइडेड है, ऐसा उनको फील नहीं होता है। और यही हमारे डेमोक्रेसी को क्या कर देता है, स्ट्रेंथ कर देता है, मजबूत कर देता है। आया समझ इंपॉर्टेंट ऑफ फेडरलिज्म? अगर अब पूछेगा तुमसे कि इंडिया में फेडरलिज्म ही क्यों जरूरी है, तो ये बताओगे तुम कि फेडरलिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में कि सबको एक साथ रखना असंभव है, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सबको एक साथ रखा जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसमें फेडरलिज्म बना देते हैं। फेडरलिज्म से क्या होता है, सबको पावर डिवाइडेड हो जाता है, तो किसी को एलियनेटेड फील नहीं होता, किसी को छूटा या अकेला फील नहीं होता है, जिसकी वजह से सब लोग एक साथ रहते हैं और देश हमारा बना हुआ है एक साथ। समझ में आया? लिंग्विस्टिक स्टेट देखते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट का क्या है देखते हैं। देखो, इंडिया में सबसे पहला टेस्ट हमारे लिए, सबसे बड़ा टेस्ट हमारे लिए क्या था, लिंग्विस्टिक। अब हमारे यहाँ 5000 भाषा, 5000 से भी ज्यादा भाषा है। अब तुम ऐसे सोचो कि इतना सारा भाषा होने के बाद एक देश बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे, भीमराव अम्बेडकर जब बना रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वो कितना दिक्कत हो रहा होगा। उनके साथ जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, बाकी लोग भी जो बाकी मेंबर्स थे, उनको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। तो 1947 में देश तो आजाद हो गया था, लेकिन उसके बाद से समझ में नहीं आ रहा था कि देश को किस लैंग्वेज के आधार पर मतलब देखा जाए कि इंडिया में कौन सा भाषा बोला जाता है या कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहे हो, इतना ज्यादा भाषा है, ना ही कल्चर समझ में आ रहा है कि इंडिया का कल्चर क्या है, ना ही इसका इथनिसिटी समझ में आ रहा है कि किस कलर के लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, या क्या उनका कल्चर है, या क्या कैसा है, ये सब चीज उनको तय करने में दिक्कत हो रहा था। अब यही प्रॉब्लम जो था, जैसे कि तुम अगर एग्जांपल में देखोगे कि नागालैंड का कल्चर एथनिसिटी एकदम ही अलग है, वही उत्तराखंड का देखोगे तो उससे बहुत अलग है, झारखंड का देखोगे तो और अलग है। तो इन लोगों का कल्चर और एथनिसिटी देखोगे तो अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे जो लोगों का भाषा है वो भी अलग अलग मिलेगा। इनिशियली जो लीडर थे वो, उनको लगता था ऐसा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा
तो देश का यूनिटी जो होगा वो कमजोर पड़ जाएगा और देश का डिवीजन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि झगड़ा करेगा ही लोग, झगड़ा करेगा तो देश को डिवाइड करना पड़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक बार हो चुका था 1947 में ही पाकिस्तान देना पड़ा था हम लोगों को, समझ में आ रहा है? तो इन लोगों को पूरा अंदाजा था कि ये फिर हो सकता है, और फिर होगा भी तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसे देश में हो भी सकता है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट को क्या किया गया कि बाद में इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया कि उल्टा जो यूनिटी है वो और ज्यादा मजबूत हो गया, और ज्यादा अच्छा हो गया, सुदृढ़ हो गया, आया समझ में? और एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया, जिसके वजह से देश आज एक तरीके से एक साथ है। तो तुम सोचो कि किस लेवल का दिमाग चलाया होगा वो लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा होगा, क्या ही दिमाग चला होगा। उस लेवल का सोचना भी मुश्किल है। आ रहा है समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब आ जाता है लैंग्वेज पॉलिसी। लोगों के पास तो प्रॉब्लम ये था कि बाप रे इतना सारा लैंग्वेज है, इतना सारा प्रॉब्लम है, क्या लैंग्वेज पॉलिसी होना चाहिए हमारे लिए। ऐसा एक लैंग्वेज को, तो तुम देखोगे अगर एक लैंग्वेज को अगर हम सोचे कि नेशनल लैंग्वेज बना दे तो खेला हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में तुम बोल रहे हो हिंदी को बना देते हैं सर, क्योंकि हमको लगता है हिंदी बहुत ज्यादा लोग बोलता है, नहीं बोलता है, सिर्फ 40% इंडियन हिंदी जानते हैं, और फिर बाकी लोग 60% लोग कहाँ जाएंगे। तो यही दिक्कत है कि इंडिया में सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। उसके अलावा 22 लैंग्वेज को इसीलिए बोल दिया गया कि ये सारे के सारे लैंग्वेज कैसे हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, इन सबको इज्जत दिया जाएगा। 22 लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का कोई है नहीं है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, इस 22 लैंग्वेज में से कोई भी स्टेट जो है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ भी चुन सकता है। तो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, जैसे भारत का मतलब बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज तुम हिंदी या इंग्लिश दोनों है। आया समझ में? इंग्लिश जो है वो उसको बोला गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज लगभग सबका जगह सब जगह पर रहेगा, है ना। तो इंग्लिश को 1965 में बोला गया कि इसको भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब बात कहा है। अच्छा, इंग्लिश के लिए कौन प्रोटेस्ट किया था सर? तमिलनाडु वाले लोग बोले थे ना कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, क्योंकि अगर हमको दूसरे स्टेट में जाकर काम करना होगा तो हम कौन से लैंग्वेज में काम करेंगे, क्योंकि हमको तो तमिल आता है। अगर वहां पे हिंदी बोलेगा तो हम क्या करेंगे वहां पे, तो इंग्लिश भी होना चाहिए ना ऑफिशियल लैंग्वेज। इसीलिए इंग्लिश को भी क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। कब बनाया गया? जब तमिलनाडु प्रोटेस्ट किया था 1965 में, तो इसको बनाया गया। जैसे कि श्रीलंका का याद है तुम लोगों को? श्रीलंका का क्या हुआ था? लैंग्वेज के बेसिस पे ही तो दिक्कत हुआ था। श्रीलंका क्या है, सिंघाला को देखो, सिंघाला लोगों को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया था श्रीलंका में। अब दिक्कत क्या हुआ, जैसे सिंघाला को ये श्रीलंका को बोल दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, बाकी लोगों में कितना झगड़ा हुआ था, पूरा प्रोटेस्ट हो गया था। उसी तरीके से अगर इंडिया में बना दिया जाता, वैसा कुछ कर दिया जाता, तो इंडिया में भी वो खेला हो सकता था, सिविल वॉर इंडिया में भी देखा जा सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन का। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब सेंटर में जो गवर्नमेंट है, स्टेट है बहुत सारा, उसका रिलेशन कैसा है, क्या है, देखते हैं। अगर मान लो कि होता ये कि अगर सेंटर के पास ज्यादा पावर होता तो होता क्या कि अपोजिशन का कोई पार्टी है, अपोजिशन का पास एक पार्टी किसी स्टेट में जीत गया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो उसको हटाने का कोशिश करने लगेगा, वो सोचेगा कि इसको हटा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का यूज करेगा और उसको हटाने का कोशिश करेगा। आया समझ में? 1990 में तुम देखोगे तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थे, वो धीरे धीरे स्ट्रांग बन गए थे। समझ में आ रहा है? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे स्ट्रांग बन गए थे। अब जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जब स्ट्रांग बनेगा तो जो भी गवर्नमेंट बनेगा उसको कोalition में बनाना पड़ेगा, कारण तुम 2/3 सीट जीतोगे ना अगर, तभी तुमको गवर्नमेंट बनाने दिया जाता है। अगर तुम कम जीते हो तो किसी ना किसी के साथ तुमको मिलकर अपना सीट पूरा करना होगा 2/3, तब जाकर तुम गवर्नमेंट बना पाओगे। आया समझ में? तो इसीलिए इनको 2/3 सीट का जरूरत तो पड़ता ही पड़ता, तो किसी ना किसी के साथ तो कोएलेट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कोएलिशन गवर्नमेंट का चलना शुरू हो गया। उस समय स्टेट गवर्नमेंट, कई बार स्टेट गवर्नमेंट मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और तब बनता था कोएलिशन के साथ गवर्नमेंट। आया समझ में? तो इस तरीके से क्या होता था, उस स्टेट को ज्यादा इज्जत दिया जाता था। तुम नहीं समझे? आओ दिखाते हैं। स्टेट में नीतीश भैया बैठे हैं, नीतीश चाचा हैं, सॉरी, नीतीश चाचा बैठे हैं। अब नीतीश चाचा के पास तो पूरा पावर है। अब क्या है, बीजेपी को सरकार बनाना है सेंटर में, तो सेंटर में सरकार बनाना है तो उनको सीट तो चाहिए ना, उतना 2/3 सीट चाहिए। अब बीजेपी सोचा कि हम नहीं जीत पाएंगे 2/3 सीट, इसीलिए नीतीश चाचा को बोला कि पलटी मारिएगा, तो ये तो पलटू है, पलटी मार दिए। जैसे ये पलटी मारे तो उनके पास 2/3 सीट हो गया, तो बीजेपी का सरकार सेंटर में भी बन गया और स्टेट में नीतीश जी चेप दिए। बात समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है गवर्नमेंट बनाने का। और इससे क्या होगा, देखो अब इससे क्या होगा, 26,000 करोड़ मिल गया, तो स्टेट का भी फायदा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी असली में फायदा हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है तो जिससे कोएलेट करके गवर्नमेंट बनता है ना, उस स्टेट को भी फायदा होता है, क्योंकि सेंटर वाला इस स्टेट का बात मानेगा, नहीं तो ये बोल देगा
नहीं मानोगे तो हम छोड़ देंगे। तो वो बोलेगा ना ना भैया मानेंगे, लो क्या बोले थे, क्या मांगे थे, लो लो। समझ में आ रहा बात? तो वो दे देता है, तो इसीलिए स्टेट का इज्जत भी बढ़ जाता है, स्टेट का भी पैर भी बढ़ जाता है। आया समझ में? तो स्टेट वाला भी खुश, सेंटर वाला भी खुश। वो उसी के पांचवा है पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? फेडरलिज्म, इंपैक्ट क्या है फेडरलिज्म का? फेडरलिज्म की वजह से तुम बताओ कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है और स्ट्रॉन्ग कंट्री बना है। इंडिया जो है और स्ट्रॉन्ग कंट्री बना है, क्यों? फेडरलिज्म है इसीलिए। उसके अलावा पावर शेयरिंग जो होता है डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से स्टेबिलिटी होता है, नहीं तो इंडिया स्टेबल थोड़ी होता, कभी ना कभी तो टूट ही जाता है। समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी दिया। लैंग्वेज फ्लेक्सिबल था, तो लैंग्वेज पॉलिसी फ्लेक्सिबल जब बनाया गया, इससे वजह से क्या हुआ? झगड़ा उगड़ा नहीं होता है ना। आज देखोगे इंडिया के लोग सुख में शांति से रहते हैं और सब लोग प्राउड से बोलते हैं आई एम इंडियन। तुम भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है। चाहे तुम छत्तीसगढ़ से हो, नेपाल से हो, बिहार, अरे नेपाल कौन बोल दिया, अच्छा छत्तीसगढ़ से हो, उत्तराखंड से हो, है ना, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, है ना। तो झारखंड को कौन जानता है? ठीक है। अब क्या है, जुडिशरी की बात करते हैं। तो जुडिशरी क्या है? ये भी हमारे स्टेट के ऑटोनॉमी को बचा के रखता है। अगर स्टेट वाले को दबाना शुरू करेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट वाला जाके केस कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो जुडिशरी कौन कौन क्या करता है? जुडिशरी गवर्नमेंट स्टेट ऑटोनॉमी को बचा के रखता है। आया समझ में? ठीक है। तो ये सब चीजें तुम समझ लोगे कि फेडरलिज्म से क्या फायदा हुआ, क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे या इंडिया पे। आया समझ में? अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर, देखो सेंट्रलाइज मतलब एक जगह सारा पावर को लेके आ जाएंगे, तो ये सेंट्रलाइज हो गया। और डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को हर जगह बांट देंगे। तो पावर एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, सेंटर नहीं है उसका, पावर का कोई सेंटर नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। पावर कैसा है? डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है कि पावर को बांट दिया गया है अलग अलग लेवल पे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो 3 लेवल तुमको हम अभी भी सिखाए थे, 3 गवर्नमेंट बता दिए, 3 गवर्नमेंट में बांट देता है पावर को। ठीक है। इंडिया जो है बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है, तुमको भी पता है, और इसीलिए इसमें 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का जरूरत है। ये बाद में बात बोला गया था। इसीलिए बाद में क्या करते हैं हम लोग, लोकल गवर्नमेंट बना देते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बना देते हैं? लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का जरूरत क्या था सर? क्यों डिसेंट्रलाइजेशन किया गया? क्या जरूरत था? लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल प्रॉब्लम था उसको सबसे ज्यादा अच्छा से कौन समझ सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दूर नहीं हो गया, स्टेट गवर्नमेंट वो भी बहुत दूर हो गया, लेकिन जो तुम्हारा लोकल होगा, वार्ड मेंबर या वार्ड पार्षद, वो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ रहा होगा। अरे तुम्हारे लोकल में क्या दिक्कत है, मोदी जी को पता होगा तुम्हारे घर का नाला जाम हो गया है, नहीं पता होगा तो कौन अच्छे से समझ सकता है तुम्हारे गांव का प्रॉब्लम, तुम्हारे घर का प्रॉब्लम। जो तुम्हारे अपने गांव का हो, अगर उसको किसी को नेता बना दे तो तू तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आसानी से। इसीलिए इसका जरूरत था। पहला बात कि लोकल प्रॉब्लम को लोकल लोग ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाने का बात किया गया। दूसरा, पीपुल जो रहते हैं अगल बगल में वो तुमको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तुम्हारे जानकारी के होंगे ना, जो तुम्हारे गांव के लोग हैं वो तुम्हारे जानकारी के लोग हैं, तो तुमको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो अच्छा सा काम होगा। उसके बाद से रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज हो पाएगा, बढ़िया डिसीजन बन पाएगा लोकल में, है ना। और इसके वजह से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि तुम गवर्नमेंट के पास में होगा। जैसे वार्ड पार्षद है, उससे कभी भी जाकर सवाल पूछ सकते हो, अरे बोला था तुम कोई नाला बनेगा, अभी तक तो तुम जमीनें खोद रहा है, कहिया बनवाएगा। अब पीएम से बोल दोगे, 2 चप्पल गिरेगा। समझ में आ रहा है बात? उठा कर फेंक भी देगा, तुम पता नहीं पीएम के पास पहुंच भी पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो इससे क्या हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है, कभी भी तुम सवाल कर सकते हो आसानी से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, हालांकि ऐसे नहीं बोलना जाके वार्ड पार्षद से कि कार्य, तब वो भी चप्पल दे देगा, समझे ना। तो स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता? सुनो, पहले क्या हुआ था, पंचायत बना या म्युनिसिपालिटी बना, पंचायत या म्युनिसिपालिटी बना। अब सुनो, पंचायत कहाँ बनता है, पंचायत बनना कहाँ पे, ऐसे समझो कि देखो सबसे पहले स्टेट कंट्रोल तो उस पे लोगों पे था ही, स्टेट कंट्रोल हटाया गया, कम किया गया, पावर को थोड़ा और बांट दिया गया पंचायत या म्युनिसिपालिटी में। इसमें रेगुलर इलेक्शन नहीं कराया जाता है। दिक्कत तो यह है कि उसमें रेगुलर इलेक्शन नहीं कराया जाता है, और कई बार स्टेट गवर्नमेंट के पास लोकल गवर्नमेंट के पास कोई रियल पावर भी नहीं होता है, तो ये दिक्कत है इनका। बात समझ में आ रहा है? 1992 में मेजर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें बोला गया था कि लोकल गवर्नमेंट बनाया जाएगा, और लोकल गवर्नमेंट में बोला गया था कि लोकल बॉडी जो होंगे जो, उनके लिए रेगुलर इलेक्शन मैंडेटरी है। बोला गया था कि जो वार्ड पार्षद हैं या जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए भी रेगुलर इलेक्शन जरूरी है। ठीक है, पहले नहीं होता था रेगुलर इलेक्शन, देखो पहले भी था, हम क्या बोल रहे हैं, पहले भी था, लेकिन रेगुलर इलेक्शन में नहीं होता था, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनको कोई पावर ही नहीं देता था, तो इसीलिए दिक्कत हो गया था। बाद में क्या होता है, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज किया जाता है और बोला जाता है, देखो
क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि देखिए सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला ध्यान से देखो, यहां से देखो, हाँ सबसे पहला हम लोग जो भी कर रहे हैं इसमें रेगुलर इलेक्शन होगा। जो स्टेट लेवल पे हो रहा है, जो स्टेट लेवल मतलब जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, उसके लिए भी हम लोग रेगुलर इलेक्शन कराएंगे, हमेशा इलेक्शन कराया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट रिजर्व शेड्यूल कास्ट है, जैसे कि एससी या एसटी हो गया, इन लोगों को भी बोला जाएगा कि ये लोग लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो एससी एसटी को भी बोला गया कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट में। और इनके लिए सीट क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। 1/3 सीट लगभग रिजर्व कर दिया गया वुमेन्स के लिए। तो मतलब वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी इस वाले इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट वाले में, वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर वाला में। ठीक है। उसके बाद से स्टेट कमीशन जो था उसको बोला गया कि लोकल इलेक्शन जरूरी है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, उससे बोला गया कि देखिए आपको लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाना है, बढ़िया से करवाना है, साफ सुथरा इलेक्शन हो, उसका ध्यान आप रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को भी बोल दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा इनके बीच में। और स्टेट गवर्नमेंट से बोला गया कि देखिए आपको तो पावर शेयर करना पड़ेगा, उनको भी कुछ पावर देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पावर देना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। रेवेन्यू मतलब कर भी, उनको भी पैसा जो टैक्स आ रहा है उनको भी दो, और उनको भी कुछ पावर दो, तब जाके काम चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। आया समझ में? तो ठीक है। तो ये सारी चीजें बोली गई थी। कब बोली गई थी? 1992 में चीजें चेंज की गई थी। क्या चीजें चेंज की गई थी? बोला गया था रेगुलर इलेक्शन कराया जाएगा, एससी एसटी के लिए 2/3 सीट रिजर्व किया जाएगा, 1/3 सीट रिजर्व किया जाएगा वुमेन्स के लिए। और उसके बाद से नहीं, कितना सीट रिजर्व किया जाएगा एससी एसटी के लिए नहीं बोला है। तो सीट रिजर्व किया जाएगा एससी एसटी के लिए, 1/3 सीट रिजर्व किया जाएगा वुमेन्स के लिए। और उसके बाद से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन रेगुलरली कराने का जिम्मा लेगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना पावर शेयर करना पड़ेगा और रेवेन्यू तक भी शेयर करना पड़ेगा। किससे? लोकल गवर्नमेंट से। आया समझ में? तो ये सारी चीजें बोली गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था जब पावर का। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। कहां बढ़ेंगे सर? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो तुमको दिखेगा, ये क्या दिखेगा सर? कैसे काम करता है। तो देखो, जब 4th लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना, 3rd लेवल, सॉरी, पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, अब कौन बन रहा है? लोकल गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट बन रहा है वो पंचायती राज सिस्टम बोला जाता था। गांव में क्या बोला जाएगा? अगर रूरल गवर्नमेंट रहेगा तो क्या बोला जाएगा? पंचायती राज सिस्टम। कैसे काम करता है? सबसे ऊपर होता है ग्राम पंचायत, उसके नीचे होता है पंचायत समिति, और सबसे नीचे उसके और ऊपर क्या होता है? जिला परिषद। मतलब कैसे समझोगे? ऐसे समझोगे कि सबसे नीचे है तुम्हारा ग्राम पंचायत, ये हो गया, ये हो गया पंचायत समिति, और जिला परिषद। समझ में आया? तो ये लेवल हो गया इनका गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे कि ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत जो होता है, गांव के लोग रहते हैं। कहां पर रहते हैं? सबसे नीचे, उससे ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऐसे ही है। ध्यान से देखो, दिखाते हैं। ग्राम पंचायत सबसे नीचे का लोग है। ठीक है। ये सिर्फ गांव को चलाता है। ग्राम पंचायत किसको चलाता है? सिर्फ एक गांव होगा, उसको चलाने वाले लोग क्या होंगे? ग्राम पंचायत, है ना। कि किसके घर क्या नहीं घट गया, या किसके घर कौन सा प्रॉब्लम हो गया, किसका लड़की किसके साथ भाग गई, ये सब चेक करते हैं लोग। बात समझ में आया? इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पंच होते हैं। क्या होते हैं? पंच होते हैं। मतलब कुछ मेंबर्स होंगे इसके, उनको बोला जाएगा पंच। और जो इनके लीडर होंगे उनको बोला जाता है सरपंच। समझ में आया? तो जो विलेज के हेड होते हैं वो सरपंच जी होते हैं, और बाकी जो गांव में लोग होते हैं उनको मेंबर बोला जाता है गांव का, तो वो लोग पंच हो जाता है। तो पंच और सरपंच मिलाकर बनता है ग्राम पंचायत। और इसमें जो होता है, ग्राम सभा बैठता है। क्या बैठता है सर? ग्राम सभा। इसमें क्या होता है? सभा बैठता है, सारे लोग आते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है वहां पे डिस्कस होता है कि यहाँ क्या कर देना चाहिए, वहां क्या कर देना चाहिए, क्या चीजें आपको चेंज कर देनी चाहिए। सरकारी स्कूल में अगर कुछ घटता है तो वो भी देखा जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में गांव का कुछ घटता है तो वो भी देखा जाएगा, या कोई भी गांव का बात होता है, मैटर होता है, तो सारे पंच सरपंच इकट्ठा होते हैं, उस मैटर पे बात करके उसको सुलझाते हैं। आया समझ में? अब आ जाता है तुम्हारा पंचायत समिति। पंचायत समिति को ब्लॉक भी बोला जाता है या मंडल भी बोला जाता है। तो ब्लॉक या मंडल जो होता है उसमें बहुत सारे पंचायत, ग्राम पंचायत होते हैं। मतलब कि ग्राम पंचायत सबसे नीचे है, और ऐसा बहुत सारा ग्राम पंचायत मिल मिल के बनाते हैं पंचायत समिति। और ऐसा बहुत सारा पंचायत समिति मिल मिल के समझ रहे हो क्या बनाता है? जिला परिषद बनाता है। आया समझ में? तो बहुत सारा ग्राम पंचायत यहाँ पे मिल गया, बहुत सारा ग्राम पंचायत मिल गया, और ये मिलके क्या बनाएगा? पंचायत समिति बनाएगा। तो पंचायत समिति मतलब क्या होता है? ब्लॉक या मंडल होता है। ब्लॉक बोलो या मंडल बोल सकते हो। इसमें क्या होता है? बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलते हैं तो बनता है ये। इसमें कौन कौन लोग होते हैं सर? पंचायत समिति के मेंबर कौन कौन होता है? जो लोग इलेक्शन में जीते थे, पंचायत के इलेक्शन में जो लोग जीते थे वो लोग यहाँ के मेंबर होते हैं।
समझ में आ रहा है? तो जो लोग यहाँ पे जीते थे वो इसके मेंबर होते हैं। अब आ जाता है जिला परिषद। जिला परिषद तुमको अभी हम बोले थे पंचायत समिति, बहुत सारा पंचायत समिति मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पंचायत समिति बन जाएगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट होता है, क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है। इसके मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर हो गए इसके या इसके, उसके बाद से एमएलए हो गया, एमपी हो गया, इसी के मेंबर था एमएलए, एमपी और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत के, वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। किसके, जिला परिषद का। जिला परिषद में क्या आता है, बहुत सारा ब्लॉक या मंडल आता है, और ब्लॉक या मंडल में क्या आता है, बहुत सारा ग्राम पंचायत आता है। समझ में आया? तो ग्राम पंचायत बहुत सारा मिलकर क्या बनाता है, पंचायत समिति बनाता है, और बहुत सारा पंचायत समिति मिलकर क्या बनाता है, जिला परिषद बनाता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया गांव का सिस्टम। यहां से यहां तक क्या हो गया तुम्हारा गांव का सिस्टम। शहर का सिस्टम सुनते हैं। ये है लोकल गवर्नमेंट। अगर मान लो यहाँ पे शहर में अगर यही चीज जाता है तो बन जाता है म्युनिसिपालिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपालिटी जो होता है छोटे टाउन, मतलब अगर छोटा शहर है तो उसको म्युनिसिपालिटी बोलेंगे। बात समझ में आया? जैसे छपरा हो गया वो म्युनिसिपालिटी रहेगा, या तुम्हारा छोटा सा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गया तो छोटा सा शहर होगा तो वो हो गया तुम्हारा हाजीपुर, तो वो म्युनिसिपालिटी है। क्या है वो, म्युनिसिपालिटी है। ठीक है, वहीं पे पटना को देखोगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहर को बोला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटे शहर को बोला जाता है म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी का जो हेड होता है वो म्युनिसिपल चेयरमैन होता है, तो उसका चेयरपर्सन होता है। म्युनिसिपल का चेयरपर्सन होता है, वो हेड होता है किसका, म्युनिसिपालिटी का। वहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है। आया समझ में? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन होता है सर, मेयर होता है हेड। आया समझ में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर। वहीं पे म्युनिसिपालिटी का हेड कौन होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है। आया समझ में? रट लिए। ग्राम का हेड कौन होता है बताओ, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, ग्राम पंचायत का हेड होता था कौन, ग्राम पंचायत का हेड है सरपंच। सरपंच था ना? आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से तो रट कर रखोगे। अब ये है तुम्हारा लास्ट स्लाइड, ये पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा खत्म। इंपैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा ये बात बढ़ता है। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा इंडिया। बात समझ में आ रहा है? कितना है दुनिया का सबसे बड़ा है मतलब कि डेमोक्रेटिक इंडिया ही है। 36 लाख इलेक्टेड मेंबर हमारे यहाँ लगभग काम करते हैं। तुम सोच रहे हो इतना तो किसी देश का पॉपुलेशन भी कई ऐसा देश होगा जिसका पॉपुलेशन भी इससे कम होगा या इसके आसपास होगा। 36 लाख लोग खाली यहाँ पे मेंबर हैं, मतलब इलेक्शन में, मतलब कि पॉलिटिक्स में रहते हैं 36 लाख लोग। आया समझ में? और ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं। देखो अब इसमें क्या है, वुमेन्स भी हैं, खूब वुमेन्स भी काम कर रही हैं, और मार्जिनल कम्युनिटीज भी है। मार्जिनल कम्युनिटी कौन होता है सर, एससी एसटी भी इसमें काम कर रहे हैं और वुमेन्स भी काम कर रहे हैं, तो सबको काम मिला है इसमें। समझ में आया? और इसके वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका ग्रास रूट लेवल, मतलब कि उसका जो जड़ है और ज्यादा मजबूत हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर नहीं होता तो इतने लोगों को काम भी नहीं मिलता, और ग्रास रूट लेवल जो हमारे डेमोक्रेसी का है वो भी बढ़िया नहीं होता। तो ये सब चीजें भी बढ़िया हुई हैं। चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब क्या है ऐसा प्रॉब्लम जिसको सुधार देंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन और अच्छा हो जाएगा। तो चैलेंजेस मतलब होता है ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने पे तुम आगे बढ़ते हो। प्रॉब्लम का मतलब होता है खाली सॉल्व करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। तो चैलेंज का मतलब होता है ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको सॉल्व करने से तुम्हारा ग्रोथ होता है। तो ग्राम सभा मीटिंग जो होता है इसको रेगुलरली हेल्ड नहीं किया जाता है। यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि ग्राम सभा बना दिए हैं, मीटिंग बढ़िया से रखता ही नहीं है। सरपंच जी पूरा तैश में घूम रहे हैं, एकदम रौला में, जीप से निकाल गए मूंछ पिताव देते हुए ऐसा, लेकिन मीटिंग में नहीं आएंगे। ठीक ना? स्टेट गवर्नमेंट का बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कई बार तुम देखोगे कि पावर ही नहीं देता है इन लोगों को, लोकल बॉडी को जाके धमकाता उमकाता रहता है, उसको पावर ही नहीं देता है। और तीसरा बात क्या है, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स। कई बार ग्राम पंचायत को पैसा ही नहीं आ रहा है, वो बैठ के माथा पकड़ के बैठा है, गांव का लोग परेशान कर रहे हैं, कब बनाइएगा कब बनाइएगा। वो बेचारा सोच रहा है पैसा तो है नहीं, पैसा हम, अब रोड बिगड़ा हुआ है, गांव के लोग परेशान कर रहे हैं, गांव में रोड नहीं है, गांव में रोड नहीं है। वो भी बेचारा सोच रहा है कि अरे पास हो पैसा तब तो हम बनवा दे रोड, पैसा पास ही नहीं हो रहा है। तो कई बार तुम देखोगे पैसा पास ही नहीं होता है तो गवर्नमेंट भी नहीं बना पाए, मतलब कि गवर्नमेंट भी काम नहीं कर पाता है, लोकल गवर्नमेंट भी काम नहीं कर पाता है। आ रहा है समझ में? तो ये था आपका पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना था। पहले इंडिया में कैसे लगता है, मतलब कि पावर शेयरिंग कैसे होता है, इंडिया कैसा फेडरेशन है, उसके बाद से ये पढ़ना था कि दो टाइप का फेडरेशन होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। उसके बाद से फेडरेशन के बाद से डिसेंट्रलाइजेशन, और उसी का टॉपिक पढ़ लिए तुम, हो जाता है तुम्हारा चैप्टर खत्म। जो छोटा सा चैप्टर है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर हो जाता है खत्म, है ना? तुम अगर अभी तक वीडियो देख लिए हो तो तुम बहुत अच्छा आदमी हो, है ना? अच्छा करोगे जीवन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।